भाई ये 14 इंचेस का विंडोज लैपटॉप मैकबुक प्रो किलर बन सकता है। यह है Asus का ROG Zephyrus G14। इसके अंदर AMD Ryzen 9 AIHX वाला प्रोसेसर है, RTX 5070 Ti GPU है। पहले मुझे लगा भाई थिन लैपटॉप है, 1.6 kg के आसपास है, तो ग्राफिक्स कार्ड कम TGP वाला होगा, बट नहीं, 120 वॉट TGP वाला 5070 Ti है इसमें। अब प्राइसिंग मैं आपको शुरू में बताता हूँ। ये लैपटॉप 2.7 लाख के आसपास है और मैकबुक M4 Pro वाली भी 2,40,000 की आती है, जो 14 कोर CPU 20 कोर GPU वाली आती है। और उसके अंदर भी अगर आप स्टोरेज रैम वगैरह बढ़ा देते हो तो ऑलमोस्ट इसी की प्राइसिंग के आसपास पहुंच जाती है। तो क्या आपको मैकबुक के लिए जाना चाहिए या फिर विंडोज लैपटॉप में भी आपका काम हो सकता है, और क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में, साइड बाय साइड भी थोड़े थोड़े बताऊंगा और वीडियो के एंड में डिटेल में बात भी करूंगा। अभी मैं वैसे लैपटॉप की डिटेल में बात शुरू करता हूं, तुम फटाफट से सब्सक्राइब मार दो और हाँ लाइक भी मार दो भाई साहब। और यहाँ पे लैपटॉप की लुक्स भाई बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे टॉप प्लेट बिल्कुल प्लेन है, ऊपर ये स्लैश टाइप का डिजाइन देख रहे हो जिसमें जल रही है लाइट। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं हमारे को, और हर एक इफेक्ट में डिफरेंट टाइप की एक एनिमेशन भी है। वैसे मेरे को डॉट मैट्रिक्स वाली डिस्प्ले की ज्यादा बढ़िया लगती थी, जो इनके पहले Zephyrus सीरीज के लैपटॉप ने कवर कर रखा है, उसमें दिखाई भी थी। आप बताना आपको कौन ज्यादा पसंद आती है। और लैपटॉप की अगर आप टॉप लिड देखोगे ना भाई, बिल्कुल पतली सी है और आराम से एक हाथ से लिड ओपन हो ही जाती है, और टॉप लिड हमारे को मेटल की मिल जाती है। और यहाँ पे फ्लेक्स वगैरह सच हमारे को कहीं नहीं मिलता, ना टॉप लिड में ना फिर कीबोर्ड में। और स्क्रीन वॉल भी बहुत माइनर हमारे को मिलता है। एंड मेजरली द वेट 1.6 kg का सिर्फ ये लैपटॉप है, और मैकबुक M4 Pro वाली का वेट भी 1.55 kg के आसपास है, सिर्फ 500 ग्राम ज्यादा है। और इसके अंदर डेडिकेटेड 5070 Ti GPU भी है। गेमर्स लोग बड़े खुश हो रहे होंगे सुन के। और अगर आप इसका 200 वॉट का चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो तो 2.2 kg तक इसका वेट हो जाता है। और लैपटॉप इतना मोटा भी नहीं है, 18.3 mm के आसपास इसकी थिकनेस है। तो ओवरऑल 14 इंचेस कॉम्पैक्ट एंड कंधों पे ज्यादा जोर भी नहीं डालेगा भाई साहब। और ये जो वेट है ना VivoBook 16 या फिर इवन IdeaPad वगैरह आप उठा लो, जो थिन एंड लाइट सीरीज के लैपटॉप होते हैं, उतना ही इसका वेट है। और बाकी नीचे एयर इनटेक के वेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, एग्जॉस्ट वेंट्स हमारे को इधर स्क्रीन के नीचे मिल जाते हैं, और लेफ्ट एंड राइट साइड में हमारे को पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। अब थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। AMD Ryzen AI 9HX 370 प्रोसेसर है इसके अंदर। ये वाले प्रोसेसर की पहले हमने VivoBook भी रिव्यू कर रखी है, और Asus TUF A14 भी हमने किया हुआ है। और ये वाले प्रोसेसर भाई मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है, इनकी बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इनका iGPU बहुत स्ट्रॉन्ग है। iGPU की परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये हमारा 12 कोर्स 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और इसके अंदर RTX 5070 Ti मिलता है, जो हमारा 12GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है विद 120 वॉट TGP, और NVIDIA Studio सर्टिफाइड लैपटॉप है। बेसिकली जैसे इंटेल Evo की सर्टिफिकेशन नहीं होती, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी NVIDIA की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। बढ़िया CPU, फास्ट स्टोरेज, वो सब अगर हो जाता है लैपटॉप में तो NVIDIA Studio का ठप्पा लगा देते हैं, तो क्रिएटर्स वाला लैपटॉप हो गया। ऐसा नहीं है गेमिंग नहीं हो पाएगी इसके ऊपर, गेम टेस्ट भी दिखाऊंगा आपको। और हाँ, इस प्रोसेसर के साथ हमारे को 50 टॉप्स का NPU भी मिलता है, यानी कि लैपटॉप हमारा Copilot Plus सर्टिफाइड भी है, और 50 टॉप्स का NPU है, तो AI वाले टास्क आप NPU के थ्रू कर सकते हो, जहां पे आपकी पावर बहुत कम कंज्यूम होती है, जिसमें हर चीज पे CPU GPU पे लोड नहीं जाता, तो ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप भी निकल के आता है। वैसे तो अभी तक ज्यादातर टास्क जो एंड कंज्यूमर करता है वो क्लाउड बेस्ड ही होते हैं, लोकली बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट स्टिल ये लैपटॉप पावर एफिशिएंसी वाली AI की परफॉर्मेंस के साथ भी आता है। मोर ओवर Copilot Plus सर्टिफाइड भी है, और Copilot Plus सर्टिफाइड के वो रिकॉल, क्लिक टू डू, को क्रिएटर, लाइव कैप्शंस, जो भी Copilot Plus के अपने फायदे हैं, जो हम बहुत सारे वीडियो बता चुके हैं। ChatGPT का गूगल का सर खाओ, ज्यादा लंबी नहीं करनी वीडियो, पहले ही इतनी लंबी बन चुकी है। और 32GB LPDDR5X रैम है इसके अंदर, 8000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली ऑनबोर्ड रैम है, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, एंड 32GB इज मोर देन इनफ। प्रोडक्टिविटी के स्कोर्स वगैरह भी दिखाता हूं आगे। साथ में 2TB Gen 4 SSD मिलती है, सिंगल ही SSD का स्लॉट है इसके अंदर, प्रोबेबली 4TB तक शायद अपग्रेड हो जाएगी, लेकिन और एक्सपेंशन का कोई रोल नहीं है। एंड रीड एंड राइट स्पीड भी आप देख सकते हो, 5200 प्लस रीड एंड 4700 प्लस राइट स्पीड। प्रॉपर Gen 4 वाली स्पीड मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, जितने प्राइस पे लैपटॉप है। पता नहीं क्यों कम स्पीड वाली SSD लगा रखी है, उससे कुछ इंपैक्ट नहीं आता, बट वो अदर ज्यादा नंबर देख के मजा सा आ जाता है। और कनेक्टिविटी में लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, Xbox गेम पास 3 मंथ्स के लिए। MS ऑफिस नहीं है इस लैपटॉप के साथ। बेसिकली जो यूनिट मेरे पास है, प्रोबेबली अगर आप खरीदने लगो शायद उसके साथ आपको मिल जाए। Asus वैसे आप देने लगा है MS ऑफिस हर एक लैपटॉप के साथ। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench 2024 के नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और Cinebench R23 के नंबर्स ये रहे। एंड मैं कंपेयर भी करके देख रहा था भाई, 2.5 लाख या उससे आसपास के जितने भी लैपटॉप हैं, अगर हम देखते हैं CPUs को, तो इसका CPU मल्टीकोर में इतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्मिंग नहीं है कंपेयर टू इंटेल के Core Ultra 9 वगैरह, लेकिन काफी पावर एफिशिएंट है। इंटेल के सीपीयूज अद्धी पावर ड्रॉ करते हैं, पावर ड्रॉ एंड क्लॉक स्पीड भी आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खत्म है, अपने फॉर्म फैक्टर और अपने साइज के हिसाब से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद Geekbench 6 का मल्टीकोर सिंगल कोर आप देख सकते हो, और सीपीयूज का काफी बढ़िया है। अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है, किसी भी लेवल की हाई एंड प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, वो सब आप कर पाओगे। म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर आप आराम से ला सकते हो। म्यूजिक प्रोडक्शन वालों के लिए एक डिवाइस है i5 H सीरीज,
उससे ऊपर कोई भी प्रोसेसर हो आराम से काम हो जाएगा आपका। एंड इस पे कंपेयर भी करके देख रहा था, ऑन बैटरी एंड ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो नहीं है, बट इसके केस में आप देख सकते हो Cinebench R23 के स्कोर्स बैटरी पे और चार्जिंग पे, इवन Geekbench 6 के भी स्कोर्स आप देख सकते हो, ज्यादा बड़ा डिफरेंस ही नहीं है। बट डिफरेंस जहां पे आएगा वो है जीपीयू का, क्योंकि जब आप बैटरी पे यूज करोगे और आप जीपीयू भी अगर यूज करते हो तो बैटरी बैकअप कुछ भी नहीं निकल के आता, मतलब मुश्किल से आधा पौना घंटा 1 घंटा भी लैपटॉप चल जाए बहुत बड़ी बात है। आई जीपीयू पे आप लैपटॉप को यूज कर सकते हो और सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आएगी, तो प्रोडक्टिविटी वाले टास्क आप आराम से कर सकते हो, लाइक एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह चलाना हो गया। एंड इवन इसके आई जीपीयू पे गेमिंग भी कर सकते हो, दिखाता हूं भी आगे। और एआई की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का एआई वाला बेंचमार्क जो हमने जीपीयू पे निकाला था, और DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने रन किया यूजिंग LM Studio, जिसका प्रॉम्प्ट ये रहा आपके सामने। इसका आउटपुट 5 मिनट्स 11 सेकंड्स में निकल गया है और टोकन इन्फॉर्मेशन भी ये रही आपके सामने। और ये सेम ही है जो हम हाई एंड लैपटॉप्स पे करते हैं। अगर किसी और लैपटॉप से कंपेयर करना हो, हायर इज बेटर, मतलब यहाँ पे टाइम है तो लोअर इज बेटर। और 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के लिए अगर लैपटॉप देख रहे हो तो जीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी है। ब्लेंडर बेंचमार्क 4600 प्लस, ब्लेंडर में BMW रेंडर निकाला 14.49 सेकंड्स में हमारा आउटपुट निकल के आ गया। और यहीं पर अगर गेम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो इस लैपटॉप पे आप कर पाओगे। रैम अच्छी खासी है, सीपीयू भी पावरफुल है और जीपीयू भी अच्छी खासी VRAM के साथ है, तो इसके ऊपर आप गेम डेवलपमेंट वाले टास्क भी कर पाओगे। बट वहां पे सब्जेक्टिव वाली लाइन आ जाती है, किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, कितने टेक्सचर्स, शेडर्स या जो भी गेमिंग वाली भाषा होती है। देखो मैं प्रोफेशनली गेम डेवलपर नहीं हूं, तो जो भी गेम डेवलपर मित्र है हमारा, इस लैपटॉप के हिसाब से किस टाइप की परफॉर्मेंस दे पाएगा, थोड़ा सा ओपिनियन लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ। और एडिटिंग एंड प्रोडक्टिविटी वगैरह करनी है तो इसके अंदर Puget Bench फॉर प्रीमियर प्रो 9900 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 9700 प्लस, DaVinci Resolve में 7400 प्लस और फोटोशॉप में 12700 प्लस स्कोर। यानी कि जितने भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, कोई भी फोटो या वीडियो एडिटिंग वाला टूल आप चलाओगे, लैपटॉप मक्खन चलवा देगा। ये जो नंबर्स निकाले हैं ना, और लैपटॉप्स की वीडियोस में भी होते हैं, कंपेयर करने में जो जाता है ना भाई, कितने प्राइस पॉइंट पे कितना नंबर हमारे को मिल रहा है। और जो लोग बोलते हैं ना भैया ग्राफ बना दो, एक साथ दिखा दो, अलग अलग लैपटॉप्स कंपेयर कर दो, 2.7 लाख में अगर कंपेयर करने लोगों 1-2 लैपटॉप आएंगे, इतनी मेहनत तो तुम ही लगा लो देख के। और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Time Spy के नंबर्स आप देख सकते हो। और जीपीयू को मैं कंपेयर भी करके देख रहा था, बिकॉज 5070 Ti 140 वॉट वाला भी आता है, तो यहाँ पे 3D Mark Time Spy का जो ग्राफिक स्कोर होता है ना, वो मैंने कंपेयर किया, 16% बेटर स्कोर्स निकल के आते हैं अगर ये 140 वॉट होता। उसके बाद Geekbench 6 का OpenCL 1,50,000 के आसपास, VR Mark का बेंचमार्क निकाला, सुपर स्कोर है 13,700 प्लस, यानी कि VR गेमिंग भी आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल हेडसेट। और उसके बाद मैं अपनी वीडियो को प्रमोट करने जा रहा हूं VR के ऊपर। मेटा क्वेस्ट की 2 वीडियोस है, देख लेना यार, उस पर व्यूज कम है ना, तुम देख नहीं रहे हो, गलत बात है। और फिर एक्सट्रीम टेस्टिंग करी हमने, 100% लोड पे डाला सीपीयू को 1 घंटे के लिए, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 95.9 डिग्रीज तक गए, एवरेज भी 95 डिग्रीज का ही निकल गया। वॉटेज भी ऐसी कोई ज्यादा ड्रॉ नहीं हुई, क्योंकि AMD है, 80 वॉट तक गया एक बारी के लिए, 61-62 वॉट का एवरेज निकाल गया। क्लॉक स्पीड भी हमारी 5.1 गीगाहर्ट्ज तक गई, 3.4 गीगाहर्ट्ज का एवरेज था, तो कोई ऐसा थ्रॉटलिंग भी नहीं, कोई सिस्टम क्रैश भी नहीं हुआ। जीपीयू को भी हमने 100% लोड पे डाला, 111 वॉट तक गया मैक्सिमम, 96 वॉट का एवरेज निकाल गया। टेम्परेचर भी 86 डिग्रीज के आसपास का एवरेज था, तो वहां पे भी ज्यादा गर्मी पैदा नहीं हुई। और 120 वॉट पूरा नहीं गया, 111 वॉट तक गया। बाकी वो डिपेंड करता है आपके यूज केस पे कि हाँ किस टाइप से कितना पावर ड्रॉ होगी, क्योंकि ब्रिक भी इसके साथ 200 वॉट की है। मैं कंबाइंड पावर भी देख रहा था एवरेज, दोनों सीपीयू जीपीयू 100% लोड पे डाल के, तो टोटल हमारी 166 वॉट के आसपास तक का पावर ड्रॉ रहा। यानी कि जो पावर ब्रिक है और जितनी पावर लैपटॉप कंज्यूम कर रहा है वो काफी इनफ है। वो जो बैटरी ड्रेन वगैरह का इशू होता है ना, वो नहीं होगा इसके अंदर। अब गेम टेस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वैलोरेंट टेस्ट किया, और हाँ, रेजोल्यूशन जो लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन वो 1800p है। डिस्प्ले की बात अभी आगे करता हूं। हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करा, सीपीयू अच्छा खासा है, आराम से 400 के आसपास एफपीएस निकल के आ गया हमारे वैलोरेंट के अंदर। उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स, एंड इसके अंदर भी एवरेज 120-130 एफपीएस के आसपास। फिर हमने एल्डन रिंग टेस्ट किया, यहाँ पे मैक्सिमम सेटिंग्स रखी जो हम सारे लैपटॉप्स पे रखते हैं। रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम ही है, जिसके अंदर 55-60 एवरेज एफपीएस हमारे को मिल रहे थे। देन GTA 5 एनहांस्ड एडिशन, इसमें भी प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग रखा था, एवरेज 45-50 एफपीएस, बट भूलना मत 1800p रेजोल्यूशन है। अगर आपको ज्यादा एफपीएस निकालने हैं, बाय चांस आप अगर ये लैपटॉप बाय करते हो और गेमिंग करने का मन है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप 1600p 1200p किसी पे भी आप खेल सकते हो। अब ये जो 1800p है ना, 1600p से ऊपर चला गया, बट 4K से नीचे है, तो ये बीच का मान सकते हो आप इसको। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन हमने टेस्ट किया, 75-80 एवरेज एफपीएस मिल गए थे हमारे को एक्सट्रीम सेटिंग्स पे, और आप चाहो तो ज्यादा एफपीएस निकाल सकते हो अगर सेटिंग्स वगैरह कम करनी हो। बट हाँ, एक चीज बता दो, 120 हर्ट्ज वाली ही डिस्प्ले मिलती है हमारे को इसके अंदर। उसके बाद RDR2 फेवर क्वालिटी, जिसमें DLSS ऑफ एंड ऑन दोनों देख सकते हो, बढ़िया 70-80-90 एफपीएस हमारे को मिल जाता है दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में 45-50 एफपीएस के आसपास, और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 90 एफपीएस प्लस, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे गया, जिसमें रॉ परफॉर्मेंस वही 50-70
5070 Ti एंड अगर कंपेयर करते हैं तो 4080 से तो सेम ही परफॉर्मेंस है और फ्रेम जनरेशन लगाया तो अच्छे एफपीएस आप निकाल सकते हो रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे भी। फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, अल्ट्रा सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा रखी, रॉ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी बट फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से 60-65 एफपीएस निकाल सकते हो। मतलब गेमिंग की परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूं इस लैपटॉप की काफी बढ़िया है, अपने नेटिव रेजोल्यूशन पे अच्छे परफॉर्मेंस में गेम खिलवा पा रहा है। लेकिन असासिन क्रीड शैडोज ने बोला कैसे, यहाँ पे अल्ट्रा हाई सेटिंग्स हमने रखी, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे रखी, रॉ परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हो खत्म हो गई है और फ्रेम जनरेशन लगा के तो जाके मुश्किल से 30 एफपीएस आए, बट सेटिंग्स अल्ट्रा हाई, रे ट्रेसिंग वेरी हाई, तो आप चाहो तो सेटिंग्स कम करके अच्छे एफपीएस निकाल सकते हो। केपेबल है लैपटॉप। उसके बाद आ गया हमारा लास्ट ऑफ अस 2, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है 60 एफपीएस के आसपास, बट फ्रेम जनरेशन लगा के भी 100 के आसपास एफपीएस आप निकाल सकते हो। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा आ गया, वेरी हाई सेटिंग्स पे, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस भी 50 एवरेज एफपीएस और वहीं पे एकदम डबल हो जाते हैं फ्रेम जनरेशन लगाते हैं 100-115 के आसपास, तो परफॉर्मेंस तो यहाँ पे भी अच्छी निकल के आ रही है। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट ट्राई किया, यहाँ पे 40-45 एफपीएस निकल के आ रहे थे रॉ परफॉर्मेंस में, जो अच्छे खासे प्लेबल होते हैं, बट फ्रेम जनरेशन लगाओ भाई साहब ये लो 100 एफपीएस के आसपास। फिर स्पाइडरमैन 2, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस 40-45 एफपीएस एंड वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद एवरेज 80 एफपीएस के आसपास हमारे को मिल रहे थे, जो कि प्लेबल है। लेकिन रे ट्रेसिंग जैसी हमने लगाई ना वेरी हाई पे, उसके अंदर रॉ परफॉर्मेंस काफी गिर गई और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद डिफरेंस तो आया 45-50 एफपीएस के आसपास, बट काफी ड्रॉप्स वगैरह हमारे को उसके अंदर देखने को मिले थे। स्पाइडरमैन 2 अनस्टेबल कह लो, ज्यादा डिमांडिंग कह लो, आप बताओ कमेंट करके आपका क्या ओपिनियन है। फिर आ गया ब्लैक मिथ वुकोंग, सिनेमैटिक सेटिंग्स हमने रखी, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में 25 एफपीएस के आसपास, बट लेकिन फ्रेम जनरेशन आप जैसी लगाओगे ना तो 60 एफपीएस तक आराम से चला जाता है। एंड वहीं पे जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे गया ना, तो भी फ्रेम जनरेशन लगा के इसके नेटिव रेजोल्यूशन पे प्लेबल एफपीएस आते हैं। बाकी रेजोल्यूशन सेटिंग सब कुछ कम ज्यादा आप कर सकते हो, दिस इज लाइक पीक टेस्टिंग। फिर अगर 50 सीरीज वाला लैपटॉप लिया है तो मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं लगाओगे तो 3x एंड 4x की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, अच्छे फ्रेम रेट निकल के आ गए। बट इस टाइप की गेम्स में मैं कहूंगा कि मत ही लगाना, इनपुट लैग होता है और एक एक मूव बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। एंड वहीं पे उसके बाद हेलब्लेड 2 रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, बट फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया, एवरेज 80 एफपीएस के आसपास, और इसके अंदर भी हमारे को मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है। और क्या फ्रेम रेट आते हैं भाई इस गेम में। और हाँ, वो विजुअल लॉस पहले काफी वीडियोस में बताया ना 50 सीरीज के ब्लैक ब्लैक टेक्सचर आ रहे थे, अब वो आने बंद हो चुके हैं। उसके बाद एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स पे, रॉ परफॉर्मेंस भी भाई ठीक ठाक प्लेबल है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के भी आराम से 85-90 एफपीएस मिल रहे हैं। बट यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑफ है, रे ट्रेसिंग को जैसे ही अल्ट्रा पे करा ये गेम चूस जाता है ऐसा पूरा लैपटॉप को। बट स्टिल यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे को ठीक ठाक एफपीएस मिल रहा है फ्रेम जनरेशन लगा के। और यहाँ पे आपने अगर स्टार्टिंग से अब तक ध्यान दिया हो तो उसका सीपीयू ज्यादा पावर ड्रॉ करता ही नहीं है। यहाँ पे जितने भी जीपीयू इंटेंसिव गेम है बस वहीं पे ही ज्यादा पावर ड्रॉ होती है जीपीयू की। सीपीयू अपना वही 10-15-20 वॉट तक ही पावर ड्रॉ कर रहा है। बस सबसे ज्यादा पावर ड्रॉ उसने वैलोरेंट में करी थी जो हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है। उसके अलावा 20-25 वॉट एंड इवन एलन वेक में तो मैं देख रहा था 10-12 वॉट तक ही पावर ड्रॉ कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो बैटरी पे भी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने इको मोड पे कर दिया था लैपटॉप को, यानी कि डेडिकेटेड जीपीयू बंद है हमारा। ये iGPU पे गेम टेस्ट हो रहा है और 1080p पे हम गेम टेस्ट कर रहे हैं लो सेटिंग्स पे भाई। 60 एवरेज एफपीएस फ्रेम जनरेशन के साथ ये मेंटेन कर गया। उसके बाद साइबरपंक टेस्ट किया, इसके अंदर भी हमारे को 90-100 एफपीएस मिल रहे हैं भाई लो सेटिंग्स पे 1080p में। एंड उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया, इसके अंदर भी लो सेटिंग्स में फ्रेम जनरेशन लगा के 1080p में 60-65 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं। और GTA 5 भी हमने ट्राई करके देखा, 75-80 एफपीएस ऑन मिनिमम प्रीसेट, जो मिनिमम सेटिंग्स होती हैं, एनहांस्ड एडिशन है GTA का। एंड लो सेटिंग्स पे एल्डन रिंग भी आप 30 एफपीएस पे खेल सकते हो। एंड iGPU की परफॉर्मेंस मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये जो प्रोसेसर इस लैपटॉप में है ना, यही सेम प्रोसेसर कितने सारे हैंडहेल्ड्स में भी आया है और हैंडहेल्ड्स में ये प्रोसेसर अपने iGPU के साथ बहुत बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो इस लैपटॉप को ट्रैवल करते हुए आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हो, लेकिन बैटरी बैकअप काफी कम मिलता है। 1 घंटे के आसपास AAA गेमिंग आप कर पाओगे। बाकी हाँ, चाहो तो आप 720p कर लो, ब्राइटनेस कम कर लो, स्पीकर पे नहीं तो हेडफोन पे चला लो, तो आप 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे तक का बैकअप भी निकाल सकते हो अगर आप कोई हल्का टाइटल खेल रहे हो जिसमें पावर ड्रॉ कम है तो। और लैपटॉप हल्का पतला दुबला होते हुए पोर्ट्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। यहाँ पे राइट साइड में हमारे को एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिसका डिस्प्ले आउटपुट 5070 Ti से है, अप टू 4K 240 हर्ट्ज तक जा रहा था हमारी टेस्टिंग में। और ये PD को भी सपोर्ट करता है, प्रोबेबली 140 वॉट तक की, बिकॉज हमने इसके अंदर 100 वॉट का चार्जर लगाया तो दिखा रहा था स्लो चार्जिंग। उसके अलावा फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो देखो हो ही जाएगा, और एक USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा और एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। अब मैंने कहा ना इसमें SSD का एक ही स्लॉट है, तो आप चाहो तो एक्सटर्नली माइक्रो SD कार्ड भी इसके अंदर लगा सकते हो फॉर स्टोरेज एक्सपेंशन। उसके अलावा बाकी पोर्ट्स लेफ्ट में है, यहाँ पे पावर इनपुट पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI 2.1 का पोर्ट है जिसका आउटपुट 5070 Ti से है विद सेम 4K 240 हर्ट्ज, एक टाइप C USB 4 का पोर्ट मिलता है, ये भी डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट करता है। लेकिन iGPU AMD Radeon 890M जो इसका iGPU है, अप टू 4K 240 हर्ट्ज तक ही जा रहा था ये भी, और PD को ये वाला पोर्ट भी सपोर्ट करता है, और एक USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो पोर्ट्स के मामले में लैपटॉप भाई डिसअपॉइंट नहीं करता। और हाँ, मक स्विच मिल जाता है, आर्मरी ग्रेड के अंदर जाके आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं हमारे को। 14 इंचेस का लैपटॉप है, 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है भाई। कीबोर्ड की टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, सिंगल जोन RGB कीबोर्ड है, मतलब जो भी आप कलर करोगे ना इस कीबोर्ड में, पूरे कीबोर्ड में एक साथ चेंज होगा।
पर की कर देते हैं। बट आई थिंक मुझे लगता है एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए जो लैपटॉप इन्होंने काफी एस्थेटिक बनाया ना, तो उसके चक्कर में सिंगल जोन रखेंगे। और बाकी 4 मैक्रोज मिल जाती है ऊपर, जिसको आप चाहो तो कस्टमाइज भी कर सकते हो। कोपायलट की भी है इसके अंदर। और हाँ, एक चीज, एरो कीज काफी छोटी छोटी है, शुरू में आदत डालने में थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ भाई, ट्रैक पैड बढ़िया मिलता है, 14 इंच के लैपटॉप के हिसाब से काफी बड़ा है, जेस्चर वगैरह सब सपोर्ट करता है, ग्लाइड वगैरह भी काफी स्मूथ है और फुली क्लिकेबल वाला है। वैसे 2.7 लाख कम पैसे नहीं होते, हैप्टिक्स वाला ट्रैक पैड भी दे सकते थे, बट ये वही मैकेनिकल फिजिकली टक 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 ही है। मैकबुक में हैप्टिक्स वाले आते हैं भाई साहब। और भाई डिस्प्ले 14 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, जिसको ये अपनी ROG नेबुला डिस्प्ले बोलते हैं, जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है। और OLED डिस्प्ले तो भाई ग्लॉसी है, बट इन्होंने एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर रखी है इसके ऊपर, जो ग्लॉसी दिखती है। बट कंपेयर टू मैकबुक, जैसे हमारे पास M5 वाली मैकबुक है, उसकी डिस्प्ले ज्यादा ग्लॉसी है इसके कंपैरिजन में। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, थोड़ा अच्छा और रिफ्रेश रेट मिल जाता तो थोड़ा मजा आ जाता। और डायनामिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी नहीं है, जो कि होना चाहिए था। बाकी हार्मनी ग्रेड में आप ट्विक कर सकते हो। एक मोड है, जब आप पावर सेविंग पे लैपटॉप डालो तो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पे वो चला जाता है। और ब्राइटनेस हमारी टेस्टिंग में 394 निट्स के आसपास निकल गया है, 400 निट्स आप मान लो। ब्रांड ने 500 निट्स मेंशन किया है, प्रोबेबली वो HDR वगैरह पे जाती हुई होता ना, थोड़ा एकदम ब्राइट हो जाती है किसी एक स्पेसिफिक विंडो में एक डिस्प्ले। और कलर गैमेट 100% sRGB, 100% DCI-P3, कलर्स बहुत बढ़िया है, पैंटोन वैलिडेटेड है डिस्प्ले ऊपर से, साथ में डॉल्बी विजन एंड HDR दोनों का सपोर्ट हमारे को मिलता है। कंटेंट देखने में मजा आएगा डिस्प्ले के ऊपर, ब्राइटनेस अच्छी लगती है डिस्प्ले की इंडोर में। हाँ, आउटडोर में अगर आप यूज करते हो तो कम महसूस हो सकते हैं, बिकॉज पैनल्स पे वो जो ग्लॉस है वो आपको फील देगा। बाकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग वाले आपको टास्क करने हैं, गेमिंग आपको करनी है, मल्टीमीडिया देखना है, डिस्प्ले डिसअपॉइंट नहीं करती। और हाँ, जो मिनी LED पैनल्स वगैरह होते हैं Asus के दूसरे लैपटॉप्स में, वो अप टू 1000 निट्स तक की ब्राइटनेस देते हैं, बट OLED पैनल्स हमेशा हमारे को ब्राइटनेस के नंबर्स कम ही मिलते हैं, बिकॉज इनमें एक एक पिक्सल जल रहा होता है। और इसके अंदर की जो ब्राइटनेस है वो डायनामिकली काफी चेंज होती है, तो हम इतना कुछ कंपेयर नहीं कर पाते, बट हाँ, इसकी ब्राइटनेस डिसअपॉइंट नहीं करती। बाकी Asus ने इसके अंदर इनबिल्ट एंटी बर्निंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रखी है। स्टिल मेरी तरफ से प्रो टिप, वो स्क्रीन सेवर वगैरह ऑन करके रखो, टास्क बार वगैरह ऑटो हाइड पे रखो, वो सब चीजें करोगे तो OLED बर्निंग से बच सकते हो। अगर घंटों घंटों आपका एक ही कंटेंट आपकी स्क्रीन में, तो कभी कभी छप जाता है, जिसको OLED बर्निंग कहते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए गूगल पे जाएं, हम बताते रहते हैं, सब्सक्राइब भी करें। और कुछ ऐसा इसका वेबकैम है, और माइक भी जो है लैपटॉप का यूज हो रहा है, और कुछ ऐसी क्वालिटी है माइक की, मेरी एंड वेबकैम की क्वालिटी आप बता सकते हो। और ये 1080p 30 fps वाला वेबकैम है। अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट 1440p वाला वेबकैम भी हो सकता था, बिकॉज हमारे को मार्केट में 1440p वेबकैम वाले लैपटॉप्स मिल जाते हैं। बाकी आपके जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में खुला बताओ। और हाँ, ये IR कैमरा है, यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है, फेस अनलॉक एकदम VIP तरीके से। फिंगरप्रिंट नहीं दिया कोई, इतना खर्चा हो रहा था, मालिक दे ही देते हैं। अब एक चीज ऐसी है जिसमें मैकबुक से विंडोज लैपटॉप का जीतना बहुत भारी है, वो है स्पीकर्स। इन्होंने बोला भाई साहब तुम जिता के दिखाओ। इसके स्पीकर इतने जबरदस्त हैं, 2-2 वॉट के 4 वूफर्स मिलते हैं, और 1-1 वॉट के 2 ट्वीटर्स मिलते हैं। और जो साउंड क्वालिटी है, एक सैंपल सुनो, हेडफोन लगा लेना है। नहीं, गंदे गाने नहीं सुनाऊंगा, हेडफोन लगाओ, मजा आएगा। भाई लिटरली मैकबुक लेवल आवाज ये प्रोड्यूस कर रहा है, बेस फील हो रहा है, लाउडनेस फील हो रही है, स्टीरियो सेपरेशन फील होता है, स्पीकर्स डिसअपॉइंट नहीं करते, मतलब एक्सपेक्टेशंस को सरपास करते हैं। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, डॉल्बी एक्सेस की ऐप में जाके आप एनेबल करके हेडफोन स्पीकर किसी के लिए भी आप डॉल्बी एटमॉस एक्टिवेट कर सकते हो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। और इसके अंदर 73 वॉट आवर की बैटरी है। एंड यहाँ पे थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग होती है, जिसमें मैकबुक से कोई भी लैपटॉप जल्दी से जीत नहीं पाता। यहाँ पे हमने विंडोज की बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस पे कर दिया था, जीपीयू मोड को इको पे कर दिया था, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे 100% स्पीकर वॉल्यूम पे। उसके अलावा ऑफिस वाले काम, साइड बाय साइड एप्लीकेशंस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले काम हो गए, यूट्यूब वगैरह चला लिया। उसके अंदर 6 आवर्स के आसपास ये बैकअप निकाल के देके गया, जिसमें DGPU ऑन था भी नहीं, iGPU पे ही लैपटॉप चल रहा था। एंड यहीं पे अगर हम मैकबुक से कंपेयर करते हैं, वो बहुत बहुत बढ़िया बैकअप निकाल के देता है। बाकी मैकबुक M4 Pro मैंने टेस्ट कर नहीं रखी है, अगर तुम्हारे में से किसी के पास है जो बैकअप मैंने इसकी यूज केस में बताया, अपना कमेंट करके बताओ, टाइम स्टैम्प के साथ, औरों के लिए हेल्प हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको एडिटिंग वगैरह करनी है तो इसकी बैटरी पे 2 आवर्स 2.5 आवर्स तक के आसपास आपको बैकअप मिल जाएगा, फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग वगैरह अगर आपको करनी है। और जो 200 वॉट का अडाप्टर आता है इसके साथ, 1 घंटे में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है, और 50% तक तो 20 मिनट्स में ही चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग स्पीड्स काफी अच्छी है। तो ये लैपटॉप का पूरा रिव्यू हो गया। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ये लैपटॉप 2,75,000 रुपीज का स्पेसिफिकली, लेकिन अभी स्टॉक में नहीं है, प्रोबेबली ऑफलाइन वगैरह आपको मिल जाएगा अगर आप मोटी पार्टी बातचीत लेने वाले हो तो। इसके अंदर ना एक 5060 वाला वेरिएंट भी है जो मैं ऑनलाइन देख रहा था, जिसमें Ryzen 9 270 प्रोसेसर है। अब ये पावर एफिशिएंसी वाइज या परफॉर्मेंस वाइज कैसा है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, वो तुम देख लेना अगर लेने का मन बने। बेसिकली इससे नीचे का एक वेरिएंट है जो आपको 1.8 लाख रुपीस का मिल जाएगा। एंड भाई कंक्लूड कर लेते हैं, इस लैपटॉप के आसपास कोई ऐसा लैपटॉप है ही नहीं मार्केट में जो 14 इंचेस हो, 1.6 kg वेट वाला हो, पावरफुल प्रोसेसर भी हो, ग्राफिक्स कार्ड भी हो, OLED डिस्प्ले, 32 GB रैम, भरपूर पोर्ट्स। बट इसी प्राइस पॉइंट पर अगर हम प्रोडक्टिविटी और इसी फॉर्म फैक्टर में देखते हैं तो सिर्फ मैकबुक ही मिलती है। एंड यहाँ पे मैकबुक से अगर मैं कंपेयर करके बताऊं, बिल्ड एंड डिजाइन वाइज मैकबुक
डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, बट ये भी डिसअपॉइंट नहीं करता, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बाकी इसके अंदर जो स्लैश लाइटिंग वगैरह मिलती है जो हमारे को मैकबुक में मिलती है, बट हाँ मैकबुक का डिजाइन वही है, कोई खोल दे कहीं जाके कैफे में और बैठ जाए एयरपोर्ट पे तो दिख जाएगा ये मोटी पार्टी बातचीत है, लेकिन उन्हें कौन बताए विंडोज भी तो महंगे महंगे हैं। और वेट एंड थिकनेस वाइज भी ऑलमोस्ट मैकबुक M4 प्रो के आसपास ही आता है। परफॉर्मेंस भी मैं कंपेयर करता जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज ये x86 आर्किटेक्चर है, मैकबुक आर्म बेस्ड है। यहाँ पे सिनेबेंच का स्कोर आप देख सकते हो साइड बाय साइड, नंबर अगर आपका देखने का मन हो तो मैकबुक काफी बेटर परफॉर्म करता है सीपीयू वाइज। उसके अलावा डिस्प्ले में डिफरेंस मिलेगा, इसमें OLED पैनल है, मैकबुक में मिनी LED पैनल होता है, बट हाँ दोनों की क्वालिटी अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है, ज्यादा को टिप्पणी दूंगा इसके ऊपर। और परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं बैटरी पे, ये लैपटॉप भी बढ़िया परफॉर्म कराता है। मैकबुक तो हमेशा से आर्म बेस्ड चिपसेट है तो बैटरी चार्जिंग पे सेम ही चलता है, विंडोज में थोड़ी नई चीज हो जाती है, बट स्टिल मैं कहूंगा ये अपनी जगह बेटर है परफॉर्मेंस वाइज, बिकॉज विंडोज है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आप चला सकते हो, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर कर सकते हो, जिसमें मैकबुक में थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, बट हाँ वो अपनी एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। वैसे मैकबुक प्रो M5 का रिव्यू अभी डाला हमने थोड़े दिन पहले चैनल पे, एक बार वो भी देख लेना आप। और इकोसिस्टम वाले मामले में मैकबुक भाई हमेशा जीत जाता है। अगर आपके पास एप्पल का आईपैड, आईफोन और वो सब है, और उसके अंदर तो फील ही अलग है भाई साहब, जिसमें विंडोज जुगाड़ एंड तिगड़म से चलता है। एंड अल्टीमेटली अगर जीपीयू को कंपेयर करते हैं तो मैकबुक का जीपीयू नहीं स्टैंड कर पाता 5070 Ti कंपैरिजन में, बिकॉज ये डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप है जिसमें विंडोज ऑब्वियसली अपर हैंड रखता है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप नहीं निकाल पाता, एंड उसकी वजह से आप नेक्स्ट लेवल गेमिंग कर सकते हो विंडोज लैपटॉप पे। वैसे मैकबुक में भी तरीके हैं, क्रॉसओवर एप्लीकेशन के थ्रू आप चला लो कुछ भी, लेकिन वो ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। एंड डेडिकेटेड रिलीज गेम्स मैकबुक के चिपसेट के लिए बहुत कम है अभी, तो गेमिंग के लिए तो विंडोज ऑलवेज विनर। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में? आप मैकबुक लवर हो, विंडोज लवर हो, आप कौन सा लैपटॉप यूज करो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वैसे मैकबुक की ना M5 प्रो भी आने वाली है, तो आप वेट भी कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।